गुड इवनिंग क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर क्लासेस में। और मैं कुल गुप्ता जुड़ चुका हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी के पोर्शन को लेकर। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में शायद आज की क्लास लास्ट होगी या एक और क्लास हो सकती है मे बी। ठीक है। हमने आरआरबी के द्वारा पिछले जितने भी आपके अलग अलग एग्जाम हैं उनमें जितने भी आरआरबी के, चाहे एएलपी का पेपर हो, चाहे ग्रुप डी का पेपर हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे किसी का भी पेपर हो, उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हमने पिछले 2 या 4 सालों में, उन सभी क्वेश्चंस को हमने क्या किया है, आपका कंप्लीट किया है। और हर एक टॉपिक को हमने शामिल किया है, अगर हम हमारी क्लास के साथ, पिछली क्लासेस के साथ आप जुड़े हुए होंगे तो। ठीक है। ऐसे ही हमने इंडियन ज्योग्राफी को किया था और ऐसे ही हम सारे सब्जेक्ट को हम करते हुए आ गए हैं। ठीक है। अगर आप अगला कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है। कि आप कौन से सब्जेक्ट को चाहते हैं, किस प्रकार की क्लासेस चाहते हैं। ठीक है। तो फिर हम आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और सभी बच्चे लाइव जुड़ जाएंगे जल्दी से जल्दी। आप जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाएंगे। फिर हम स्टार्ट करते हैं कि आज की क्लास का पहला जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जुड़ेंगे। ठीक है। तो देखते हैं क्या कह रहा है आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सेंटोस बंदरगाह जिसे दुनिया के कॉफी पोर्ट के रूप में जाना जाता है, सेंटोस बंदरगाह जिसे दुनिया के कॉफी पोर्ट के रूप में जाना जाता है, वह कहां पर स्थित है। ए ब्राजील में स्थित है, बी कनाडा में स्थित है, सी यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, या डी फ्रांस में स्थित है। टेंटोस बंदरगाह जिसे कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है वो कहां पर स्थित है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। देखो, सेंटोस बंदरगाह की अगर मैं बात करूं तो इसे कॉफी पतन के नाम से जाना जाता है। किसे? कॉफी कॉफी पतन के नाम से जाना जाता है। ब्राजील में पड़ता है। कहां पड़ता है? ब्राजील में। ब्राजील में। ठीक है। ब्राजील कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और निर्यातक भी है। ठीक है। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यात भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राजील। ए ब्राजील। और एक और, ब्राजील का एक शहर, ब्राजील का शहर है साओ पोलो। साओ पोलो ये भी आपका एक प्रसिद्ध शहर है। ब्राजील में कॉफी के बागानों को, कॉफी के बागानों को फजेंडा, कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉफी के बागानों को क्या कहा जाएगा? कॉफी के जो बागानों को कहा जाता है फजेंडा। क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। ब्राजील कहाँ पड़ता है? साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, दक्षिण अमेरिका का। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ए। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का ए इज द करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? बताएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक, देखो मैंने अभी यही क्वेश्चन बताया है। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? बताएंगे जल्दी से। तो विश्व का सबसे बड़ा जो कॉफी उत्पादक देश है वो कौन सा है? ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। अच्छा, मैं कुछ आपको देश लिखवा दे रहा हूँ जो कॉफी उत्पादक है। उन देशों में सबसे पहले आता है ब्राजील। ब्राजील के बाद आता है वियतनाम। वियतनाम के बाद आता है कोलंबिया। ये कॉफी उत्पादक देश हैं। पहले नंबर पर ब्राजील,
दूसरे नंबर पर वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के बाद होता है इथोपिया। और भारत में जो सबसे ज्यादा जो कॉफी उत्पादक होती है, भारत में सबसे ज्यादा जो कॉफी उत्पादक होती है उसका नाम है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र में होती है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अंगूर की खेती इनमें से कौन से क्षेत्र में होती है? ए ऑस्ट्रेलिया में, बी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, सी उत्तर कैलिफोर्निया, या डी ऑस्ट्रिया। बताएंगे जल्दी से। अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र की। किस क्षेत्र की विशेषता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र की है। इसे विश्व के बागानों की भूमि, विश्व बाग के बागानों की भूमि भी कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4, विश्व में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ए यूएसए, बी रूस, चीन, या डी भारत। देखो, गेहूं गेहूं की अगर मैं बात करूं तो गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसका नाम होता है ट्रिटिकम एस्टेवम। ट्रि ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ट्रिटिकम एस्टिवन। मैं उत्पादक देश की बात करूं तो पहले नंबर पर आ जाता है चीन। पहले नंबर पर कौन सा आता है? चीन। दूसरे नंबर पर है भारत। पहले नंबर पर होता है चीन, दूसरे नंबर पर होता है भारत, तीसरे नंबर पर रूस, चौथे नंबर पर है यूएसए, और पांचवें नंबर पर फ्रांस। पांचवें नंबर पर कौन सा है? चीन, भारत, रूस, यूएसए, फ्रांस। ये 5 देश हैं आपके। चीन, भारत, रूस, यूएसए और फ्रांस। तो वही विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर रूस, और चौथे नंबर पर यूएसए। चौथे नंबर पर यूएसए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 4 का सी। अफगानिस्तान का हेलमंद किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अफगानिस्तान का हेलमंद किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर है 5, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे जल्दी से। पाकिस्तान का हेलमंद एक प्रांत है, वो किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो हेलमंद प्रांत जो होता है वो किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? ए अफीम की खेती के लिए। किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अफीम की खेती के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 5 का ए। ब्राजील में कॉफी के बागानों को किस नाम से जाना जाता है? अभी ये क्वेश्चन बताया है। क्वेश्चन नंबर 6, ब्राजील में कॉफी के बागानों को किस नाम से जाना जाता है? ब्राजील में कॉफी के बागानों को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राजील में कॉफी के बागानों को किस नाम से जाना जाता है? बी फजेंडा। किस नाम से जाना जाता है? बी फजेंडा के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश का नाम बताइए। दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादन देश का नाम। ए यूएसए, बी चीन, सी भारत, या डी इंग्लैंड। बताएं।
जल्दी से बताएं। दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश का नाम। तो पहले नंबर पर कौन सा आता है? पहले नंबर पर आता है भारत। फर्स्ट नंबर पर कौन सा है? भारत। दूसरे नंबर पर है यूएसए, सेकंड नंबर पर। और थर्ड नंबर पर कौन सा आ जाता है? थर्ड नंबर पर आता है ना पाकिस्तान। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सी, भारत। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टोंगिया प्रणाली का उचित वर्णन करता है? कौन सा विकल्प टोंगिया प्रणाली का उचित वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टोंगिया प्रणाली का उचित वर्णन करता है? यह लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने की एक प्रणाली है। इसका अर्थ मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए भूमि के एक टुकड़े में आग लगाना है। सी, यह फसलों या चारागाह के आसपास या उनके बीच पेड़ों या झाड़ियों को उगाने की प्रणाली है। या डी, यह वनों का प्रबंधन और संरक्षण है और बंजर भूमि पर वनीकरण प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 8 बताएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 बताएं जल्दी से। कौन सा विकल्प टोंगिया प्रणाली का उचित वर्णन करता है? तो यह लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने की क्या ये आपका एक प्रणाली है? तो 8 का क्या हो जाएगा? 8 का इज द राइट आंसर ए। वह भूमि क्या कहलाती है इसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से कम वर्ष के समय के लिए कृषि नहीं की जाती है? वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से कम वर्ष समय के लिए कृषि नहीं की जाती है? ए परती भूमि, बी शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र, या सी खेती योग्य बंजर भूमि, या डी बंजर भूमि। परती भूमि, शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र, खेती योग्य बंजर भूमि, या डी बंजर भूमि। बताएंगे जल्दी से कौन सी? वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से कम वर्ष के लिए कृषि नहीं की जाती हो? तो वह भूमि क्या कहलाती है? वह भूमि कहलाती है परती भूमि। क्या कहलाती है? ए परती भूमि। वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है? वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है? बताएंगे। वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों की विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है? ए सहकारी खेती, बी सामूहिक खेती, सी मिश्रित खेती, या डी ट्रक फार्मिंग। तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है ट्रक फार्मिंग। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा डी। क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधों के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है, तो इसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है? वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधों के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है, तो इसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है? ए आर्द्र भूमि कृषि, बी विस्तीर्ण कृषि, या सी सघन कृषि, या डी शुष्क भूमि कृषि। सघन कृषि या शुष्क भूमि कृषि क्या कहा जाता है वर्षा ऋतु के दौरान? ए आर्द्र भूमि कृषि, बी जो है आपकी विस्तीर्ण कृषि, या सी सघन कृषि, या डी जो ऑप्शन है शुष्क भूमि कृषि। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आर्द्र भूमि कृषि। क्या कहा जाता है? आर्द्र भूमि कृषि। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए। भूमि का वह भौतिक विस्तार विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती हैं, उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती हैं, उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ए कृषि बंजर भूमि के नाम से, बी प्रति भूमि के नाम से, सी कुल बीजारोपित भूमि के नाम से, या डी वर्तमान प्रति भूमि के नाम से। उसे किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे जल्दी से। उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे किस नाम से जाना जाता है आपका? कुल बीजारोपित भूमि के नाम से। कुल बीजारोपित भूमि के नाम से। राइट आंसर सी। नाइट्रोजन यौगीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें क्या कहलाती है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? ए नकदी फसलें, बी फलीदार फसलें, सी बागवानी फसलें, या डी तंतुमय फसलें। क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 13। नाइट्रोजन यौगीकरण के माध्यम से
मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? जल्दी बताएंगे, क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन यौगीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? बताएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13, वो क्या कहलाती है? उन फसलों को कहते हैं हम फलीदार फसलें। क्या कहते हैं उन फसलों को? हम क्या कहते हैं उन फसलों को? हम कहते हैं फलीदार फसलें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी। किस फसल को खेती आवश्यकता होती है? किस फसल को जल भराव के लिए, किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है? अच्छा, तो ये यहाँ ठीक कर लो क्वेश्चन को, इसको। ये लिखा है, किस फसल को खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है? तो कौन सा? ए चाय, बी कॉफी, सी चावल, या डी सरसों? चाय, कॉफी, चावल, या डी सरसों? किस फसल को खेती के लिए, खेती की किस फसल को खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है? तो कौन सी फसल है वो? चावल। चावल कौन सा है? चावल। देखो, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कटक। कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। ठीक है। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? ये अंतरराष्ट्रीय वाला जो पड़ता है वो पड़ता है मनीला में। मनीला, फिलीपींस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी चावल। पेम्बा द्वीप निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 15, पेम्बा द्वीप निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे। पेम्बा द्वीप निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे। पेम्बा द्वीप निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? लौंग के लिए। किसके लिए? लौंग के लिए। कहां पड़ता है? हिंद महासागर में। कहां पड़ता है? हिंद महासागर में पड़ता है। राइट आंसर सी। निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुने जो भिन्न है। ए कॉफी, बी चावल, सी तंबाकू, या डी गन्ना? निम्नलिखित में से एक विकल्प को चुनना है जो भिन्न है। कॉफी, चावल, तंबाकू, या गन्ना? बताएंगे जल्दी से। बताएंगे जल्दी से। कौन सी? देखो, कॉफी नगदी फसल है। चावल खाद्यान्न फसल है। तंबाकू नगदी फसल है। और ये भी क्या है? ये भी नगदी फसल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी। रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? मिस्र, चीन, जापान, भारत? रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? मिस्र, चीन, जापान, या भारत? मिस्र, चीन, जापान, या भारत? रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? रेशम उत्पादन की जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी चीन में। कहाँ पर हुई थी? चीन में। कहाँ पर हुई थी? चीन। कहाँ पर हुई थी? चीन में। मिट्टी में खनिजों को लौटाने के लिए कौन सी प्रणाली सबसे अधिक प्रभावी है? मिट्टी में खनिजों को लौटाने के लिए कौन सी खेती प्रणाली सबसे अधिक प्रभावी है? ए कंटूर जुताई, बी सीढ़ीदार खेती, सी फसल चक्रानुक्रमण, या डी हल चराना? मिट्टी में खनिजों को लौटाने के लिए कौन सी खेती प्रणाली सबसे अधिक प्रभावी है? कंटूर जुताई, सीढ़ीदार खेती, फसल चक्रानुक्रमण, या हल चलाना? तो आपको भी पता है फसल चक्रानुक्रमण।
बारी बारी से क्या करनी चाहिए, फसल हमें उगानी चाहिए, कभी चावल, गेहूं गेहूं, कभी दाल, ऐसी सारी चीजें। ठीक है। साइबेरिया आइबेक्स क्या है? पहाड़ी शेर, बड़ी और भारी बकरियां, पहाड़ी हिरन, या एक प्रकार का घोड़ा। साइबेरिया आइबेक्स क्या है? क्वेश्चन नंबर 19। साइबेरिया आइबेक्स क्या है? एक शेर का नाम है, या एक बकरी है, या हिरन है, या एक प्रकार का घोड़ा है? जल्दी से बताएं, साइबेरिया आइबेक्स क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दें जल्दी से। बड़ी और भारी बकरियां क्या है आपकी? बड़ी और भारी बकरियां, राइट आंसर बी। वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए पछारी जमाव से बनते हैं, किस रूप में जाने जाते हैं? वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कछारी जवाब से बनती हैं, किस रूप में जाने जाते हैं? ए स्थूल निक्षेप, बी प्लेसर निक्षेप, या सी धात्विक प्रगंतिकाएं, या डी सरा निक्षेप। किस नाम से जाने जाते हैं, बताएंगे जल्दी से। किस नाम से जाने जाते हैं? प्लेसर निक्षेप के नाम से। किस नाम से जाने जाते हैं? प्लेसर निक्षेप के नाम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी। यूराल औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? यूराल औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका में, बी ब्रिटेन में, सी रूस में, या डी चीन में। यूराल औद्योगिक क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, या चीन? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर है 21। यूराल औद्योगिक क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है? आपके रूस में। इसमें आपके रूस में। निम्न में से कौन सा कोयले से प्राप्त होने वाला एक कठोर संद्रदी एवं काला पदार्थ है? कौन सा कोयले से प्राप्त होने वाला एक कठोर संद्री और काला पदार्थ है? कोयले आपको पता है, कोयला चार प्रकार का होता है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, इग्नाइट, और पी। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा कोयले से प्राप्त होने वाले कठोर संद्री काला पदार्थ? एक कोक। वह प्राकृतिक संसाधन कौन सा है जिससे पेट्रोल और डीजल प्राप्त किया जाता है? वह प्राकृतिक संसाधन कौन सा है जिससे पेट्रोल एवं डीजल प्राप्त किया जाता है? कौन सा प्राकृतिक संसाधन है जिससे पेट्रोल एवं डीजल प्राप्त किया जाता है? तो वो कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? पेट्रोलियम। कौन सा है आपका? पेट्रोलियम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। लंबी अवधि के दौरान मृत पौधों के परिवर्तित होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण। देखो क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, आप एक बार ध्यान से समझिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। लंबी अवधि के दौरान, क्या आपका? लंबी अवधि के दौरान मृत पौधों के, मृत पौधों के, यहां पर आप डैश लगाएंगे, ठीक है? डैश। परिवर्तित होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। ए जीवाश्म, बी कोयला, सी डीजल, या डी पेट्रोल। क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर देंगे। जो ऐसे कोयला कैसे बना था? कोयला जितने भी आपके जो पेड़ पौधे थे वो कहाँ पर जम गए थे? जमीन के नीचे जम गए थे, तो उसी से तो क्या बनाया आपका? कोयला बनाया। तो क्या कहलाती है आपकी? ए बी कोयला। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कोक, कोलतार और कोयला गैस कोयले के उत्पादन, सही है। जीवाश्म ईंधन अच्छे संसाधन है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। हमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। देखो कौन सा कथन कथन गलत है, ये तो सही है। कोक, कोलतार और कोयला गैस, कोयले के उत्पादन, ये सही है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, ये भी सही है। हमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उपयोग कैसे करना चाहिए? विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन एक अच्छे संसाधन है। ये क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 25 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस के भंडार किस देश में है?
प्राकृतिक गैस का भंडार सर्वाधिक कौन से देश में है? देखो एक तरफ तो लिख लो आप भंडारक देश, भंडारक, और दूसरी तरफ लिख लो आप कौन से उत्पादक देश है प्राकृतिक गैस की। तो देखो सबसे पहले मैं अगर भंडारक की बात करूं तो रूस पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर ईरान, और तीसरे नंबर पर कौन सा है आपका कतर। पहले नंबर पर रूस, दूसरे नंबर पर ईरान, तीसरे नंबर पर कतर। पहले नंबर पर अमेरिका उत्पादक में, दूसरे नंबर पर रूस, और तीसरे नंबर पर ईरान। तीसरे नंबर पर कौन सा है आपका ईरान। तो वही पूछा है विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक भंडार किस में है, तो आपके किस में है रूस में। 26 का क्या हो जाएगा, 26 का राइट आंसर हो जाएगा ए। प्राकृतिक गैस के शीर्ष भंडारक व उत्पादक, अच्छा देखो वही, अच्छा अच्छा ठीक। पिट्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र कहां पर स्थित है? पिट्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र कहां पर स्थित है? पिट्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र कहां पर स्थित है? बताएंगे पिट्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र कहां पर स्थित है। तो पिट्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र कहां पर स्थित है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% इसके क्षेत्र पर निर्भर है। जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% इसके क्षेत्र में, किस कौन से क्षेत्र में? म्यूनिक, स्टुटगार्ड, हनोवर या रूर। बताएंगे कुल इस्पात उत्पादन का 80% इसके क्षेत्र पर निर्भर है। ए म्यूनिक, बी स्टुटगार्ड, सी हनोवर या डी रूर। बताएंगे जल्दी से, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूर क्षेत्र। कौन सा है आपका? रूर क्षेत्र। काला सोना क्या है? ए अपरिष्कृत सोना, बी पेट्रोल, सी कोयला या डी कार्बन। बताएंगे काला सोना क्या है? क्वेश्चन नंबर 30। काला सोना क्या है? अपरिष्कृत सोना, बी पेट्रोल, सी कोयला या डी कार्बन। बताएंगे काला सोना क्या है? काला सोना क्या है? काला सोना है पेट्रोल। क्या है? पेट्रोल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोल। बिग ईच पाइपलाइन परिवहन करती है निम्नलिखित में से किसका? निम्नलिखित में से किसका परिवहन करती है बिग ईच पाइपलाइन? बिग ईच पाइपलाइन किसका परिवहन करती है? ए खाद्य तेल का, बी जल का, सी पेट्रोलियम का या डी शुगर सिरप का। किसका परिवहन करती है बिग ईच पाइपलाइन? किसका करती है आपकी? देखो ये कहां पर, पहली बात तो समझ लो, ये यूएसए में है, यूएसए में। और टेक्सास से न्यू जर्सी का परिवहन करती है, टेक्सास से न्यू जर्सी तक है। किसका परिवहन करती है? पेट्रोलियम का। ए सी पेट्रोलियम। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, बी ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग, सी यूनियन पैसिफिक रेलवे या डी ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। बताएंगे कौन सा है आपका? ट्रांस साइबेरियन मार्ग, जो सेंट पीटरबर्ग से, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। कहाँ जाता है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व का जो सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है आपका? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कौन सा है आपका? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो सेंट पीटरबर्ग से व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। 32 का क्या हो जाएगा? 32 का हो जाएगा ए। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? ए उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, बी केप हॉप गुड होप समुद्री मार्ग, सी दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग या डी उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। बताएंगे जल्दी से।
बताएंगे जल्दी से। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 33। तो दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है आपका? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। हम्बन टो हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? ए भारत में, बी श्रीलंका में, सी म्यांमार में, या डी बांग्लादेश में? इसे 99 वर्ष के लिए चीन को दे दिया गया है। 99 वर्ष के लिए चीन को दे दिया गया। किसका है ये श्रीलंका का है। 34 का क्या हो जाएगा? बी। चाबहार बंदरगाह जिनका निर्माण भारत द्वारा करवाया था किस देश में स्थित है? चाबहार बंदरगाह जिसका निर्माण भारत द्वारा कराया जा रहा है वह कौन से देश में स्थित है? बताएंगे जल्दी से। चाबहार बंदरगाह कहां पर पड़ता है? ईरान। ईरान का एक प्रांत पड़ता है सिस्तान प्रांत। कौन सा प्रांत पड़ता है आपका? एक सिस्तान प्रांत पड़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का ए। 35 का क्या हो जाएगा? 35 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? क्वेश्चन नंबर 36 का बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? तो कौन सा देश है? वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान एक स्थल अवरुद्ध देश है। स्थल अवरुद्ध कंट्री है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी। यूरोप का व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? यूरोप का व्यस्ततम समुद्री बंदरगाह कौन सा है? यूरोप का सबसे व्यस्ततम समुद्री बंदरगाह कौन सा है? 37 बताएं। कौन सा है आपका? ये है रॉटरडैम बंदरगाह। कौन सा? रॉटरडैम। कहां पड़ता है? राय नदी पर है ये। कहां पर है? नीदरलैंड में। मानचित्रण या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी सतह के नीचे समान गहराई वाले बिंदुओं को जोड़ती है उसे क्या कहा जाता है? मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले बिंदुओं को जोड़ती है उसे क्या कहा जाता है? आइसोग्लास, आइसोहेलाइन, आइसोबात या आइसोबार? बताएं क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आइसोहेलाइन। क्या कहा जाता है? आइसोहेलाइन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 बताएंगे। डेटम पृष्ठ से ऊपर समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं। समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 39। तो समान ऊंचाई पर वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? समोच्च रेखा। क्या कहलाती है? समोच्च रेखा। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नक्शे के अध्ययन को ए कैलीग्राफी, बी जियोलॉजी, सी जियोग्राफी या डी कार्टोग्राफी? नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताएंगे जल्दी से। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नक्शे के अध्ययन को कहा जाता है कार्टोग्राफी। इजराइल की अधिकतम जनसंख्या है डैश है। इजराइल की अधिकतम जनसंख्या डैश है। ए टोड़ा, बी फ्रिस, सी यहूदी या डी वेजा?
इजराइल की अधिकतम जनसंख्या कैसी है बताएं। इजराइल की अधिकतम जनसंख्या कैसी है? तो इजराइल की अधिकतम जनसंख्या कैसी है? यहूदी। कौन सी है आपकी? यहूदी जनसंख्या। गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चट्टानों और भूमि के कणों की अपने मूल स्थान से हटकर किसी निचले स्थान पर एकत्र होने की क्रिया, अपने मूल स्थान से हटकर किसी निचले स्थान पर एकत्र होने की क्रिया क्या कहलाती है? मृदा सर्पण, मृदा विसर्पण, या बृहद क्षरण, या द्रव चालित क्रिया? बताएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहलाती है? मृदा सर्पण, मृदा विसर्पण, बृहद क्षरण, या द्रव चालित क्रिया? तो वो क्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है मृदा विसर्पण। निम्न में से कौन सा जीवोम अपने शंकुधारी वनों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जीवोन अपने शंकुधारी वनों के लिए प्रसिद्ध है? शंकुधारी सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है। ए बोरियल वन, बी सवाना वन, सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, या डी चपराल वन? कौन से वनों के लिए प्रसिद्ध है बताएं। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर दें जल्दी से। तो कौन से वनों के लिए प्रसिद्ध है? ए बोरियल वनों के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सी विधि विधि खुले क्षेत्रों में मिट्टी के पवन अपरदन को रोकती है या कम करती है? कौन सी विधि खुले क्षेत्रों में मिट्टी के पवन अपरदन को रोकती है या कम करती है? ए घर में सब्जियां उगाने के लिए गमलों का इस्तेमाल करना, बी कृषि में फसल चक्र का पालन करना, सी खुले क्षेत्रों को टाइलों या सीमेंट से ढकना, या डी बगीचे के लिए बाड़ के रूप में वृक्षों या बड़ी झाड़ियों का उपयोग करना? कौन सी विधि है जो खुले क्षेत्र में मिट्टी के पवन या अपरदन को रोकती है? बताएंगे जल्दी से। तो कौन सी विधि है वो? बगीचे के लिए बाड़ के रूप में वृक्षों या बड़ी झाड़ियों का उपयोग करना। राइट आंसर डी। मलमल शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मलमल शब्द के यह बांग्लादेशी चित्रकला की एक शैली है, यह पत्थरों पर लेखन की एक तकनीक है, यह एक प्रकार का सूती कपड़ा है, यह एक वंचित समुदाय है। मलमल बताएंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है आपका? एक प्रकार का सूती कपड़ा। उत्पत्ति कहां से हुई है? ढाका बांग्लादेश से। अपर्दन के माध्यम से पृथ्वी की सतह, अपर्दन के माध्यम से पृथ्वी की सतह की उच्च दाब विभिन्नताओं के अपक्षय होने की घटना क्या कहलाती है? अपर्दन के माध्यम से पृथ्वी की सतह की उच्च दाब विभिन्नताओं के अपक्षय होने की घटना क्या कहलाती है? ए तल संतुलन, बी पिंडन, सी विस्फोटन, या डी अंकुरण? क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है तल संतुलन। क्या कहलाती है? उसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा तल संतुलन। क्या कहलाती है? तल संतुलन। क्वेश्चन नंबर 47 ठीक है। तो वो क्या कहलाती है? आपकी तल संतुलन कहलाती है। ठीक है। तो हमने लगभग 46 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और इन 46 क्वेश्चंस, ये जो भी आपके 46 क्वेश्चन थे आपके लगभग, ये सभी कहीं ना कहीं आप देखोगे, चाहे आप आरआरबी के, आरआरबी बोर्ड होता है ना, कि ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो, एएलपी हो, एनटीपीसी हो, एनटीपीसी हो, उन्हीं एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है। तो हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के पोर्शन को, शायद ये लास्ट क्लास है, इसके बाद एक और क्लास हो सकती है। ये लास्ट क्लास थी। इसके बाद आप जरूर कमेंट करके बताएं हम कौन सी क्लास स्टार्ट करें, क्योंकि आपका जो सुझाव ही एविटर संस्था के लिए शुरुआत से क्या रहा है, आपका महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करके बताएं। अगर कोई आपको डाउट रहता है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर क्या कर सकते हो, मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।